मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का वेबिनार में वेलकम करता हूं और टेक्निकल ग्लिच के लिए माफी चाहते हैं हम लोग। कोई लिंक में डिफिकल्टी आ गई थी, बट घनश्याम जी ने हमारी हेल्प करते हुए फिर से नई लिंक को सर्कुलेट किया, उसके लिए घनश्याम जी का थैंक यू। और आज हम इस वेबिनार में इसलिए जुड़े हैं ताकि हम कंसल्ट ऐप के बारे में जान सकें, जो कि दुनिया की सबसे पहली इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, जिसपे आप किसी भी विशेषज्ञ, किसी भी एक्सपर्ट से मिनटों में कॉल या चैट के थ्रू उनकी एडवाइस ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और कंसल्ट ऐप को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने क्रिएट किया है, वो है श्री राघव चंद्रा, जो कि कंसल्ट के सीईओ और फाउंडर हैं, जो कि हमारे साथ इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं। और पहले हम राघव चंद्रा सर के बारे में उनसे खुद जानेंगे, उनके आईएएस के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। वो रिटायर्ड भारत सरकार सचिव रह चुके हैं और अन्य बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, जैसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में काफी अच्छे पदों पर रह चुके हैं। तो आप बच्चों को उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा, मैनेजमेंट, लीडरशिप। और अब जो कि उन्होंने स्टार्टअप किया है, तो उसके बारे में भी वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं अब राघव चंद्रा सर को इनवाइट करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, आपका भी मैं इस प्रोग्राम में नमस्कार करता हूं। सभी टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, बच्चों का मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी और हो रही है कि मैं आपको संबोधित सब लोगों को कर रहा हूं। और ये एक मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत सुकून की बात है, क्योंकि मैं मूलतः मध्य प्रदेश काडर का आईएएस ऑफिसर हूं और मैंने अपने जीवन के लगभग 3 सुकून के वर्ष मैंने छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में कोरबा के में एडीएम रहकर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर होकर मैं वहां पर पदस्थ रहा हूं सन 85 से लेकर सन 88 के बीच। तो उसके विषय में भी मैं बताऊंगा आपको। और सभी बच्चों को मैं विशेषतः आज अपने जो मेरी जर्नी रही है, जो मेरी प्रशासनिक सेवा में और सामाजिक सेवा में जो मेरा जो अनुभव, जो मेरे प्रयास और जो मेरी पदयात्रा रही है, उसके विषय में मैं आप लोगों को कुछ कुछ अवगत कराना चाहूंगा। तो किसी अपने बारे में बोलने से पहले मैं आप सभी को संबोधित करते हुए ये बताना चाहूंगा कि आप लोग कितने कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने लकी हैं कि आप लोग आज के युग में आप लोग स्टूडेंट हैं और पूरा विश्व आपके सामने उपलब्ध है आपको जीतने के लिए। आप हर मंजिल पर आज आप कामयाब हो सकते हैं। जब हम लोग प्रशासनिक सेवा में आए थे, मेरे को आ रहा है, मेरा नहीं जाना। हम लोग प्रशासनिक सेवा में आए थे, मैं सन 82 में प्रशासनिक सेवा में आया था, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक कंबाइंड स्टेट होती थी। उस समय जो देश की पर कैपिटा इनकम थी, यानी कि जो एक आदमी जो कमाता था देश में, वो लगभग 2000 रुपए के बराबर कमाता था प्रति माह। आज वो उससे 7-8 गुना ज्यादा हो गई है। पर कैपिटा इनकम एक एक व्यक्ति की देश में वो हो गई है लगभग 14 से 15 हजार रुपए। जो उस समय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो समय की जो अधोसंरचना थी, सड़कों की, हवाई अड्डों की, यातायात की, ट्रेनों की, तमाम किस्म की जो भी सुविधाएं उपलब्ध थी, अधोसंरचनात्मक मूलभूत सुविधाएं, उनमें और आज में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे याद है जब मैं कोरबा में एडिशनल कलेक्टर पदस्थ था, तो हमारे पास मैनुअल फोन होता था। मैनुअल फोन का मतलब एक काला सा डिब्बा होता था बड़ा सा, उसको आप उठाइए फोन को, तो डायरेक्टली आप बात नहीं कर सकते किसी से, वो ऑपरेटर के थ्रू आपको बात करनी पड़ती थी। तो क्योंकि मैं एडिशनल कलेक्टर और एडीएम था, तो कभी कभी मुझे टाउन इंस्पेक्टर कोरबा को बोलना पड़ता था, सरदार जी गिल थे, कि गिल साहब जरा किसी को टेलीफोन एक्सचेंज भेजिए कि हमारा फोन लगवा दीजिए। तो टेलीफोन एक्सचेंज वाले का फिर फोन आता था, सर मैं आपका कोशिश कर रहा हूं लेकिन आज सब लाइनें चोक्ट है, सर मैं लाइटनिंग कॉल बुक कर दूं। और फिर
आपको अगर व्यक्तिगत कॉल बुक करना होता था तो आप, क्योंकि सरकारी खर्चे पर तो नहीं कर सकते, तो जो डायरेक्ट कॉल ऑर्डिनरी कॉल होता था उसके पड़ते थे 30 रुपए प्रति मिनट, लाइटनिंग कॉल के पड़ते थे 3 मिनट के 500 रुपए। तो मेरी पत्नी को दिल्ली जाना था और रायपुर से वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जा रही थी, तो मुझे दिल्ली वाले अपने ससुराल में बताना था कि वो किस फ्लाइट से आ रही है और कॉल नहीं लग रहा था। तो मैंने लाइटनिंग कॉल लगवाई और लाइटनिंग कॉल में भी मैं बात नहीं कर पाया। ऑपरेटर के थ्रू मैंने संदेशा दिया कि मेरी पत्नी अमुक अमुक फ्लाइट से इतने बजे पहुंचेंगी और उसके 500 रुपए मेरे खाते में, मेरे बिल में आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि तब में और आज में परिवर्तन किस प्रकार से सामाजिक, अधोसंरचनात्मक, इकोनॉमिक, किस प्रकार का परिवर्तन हमारे समाज में आया है। और इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं कि आप लोग लकी हैं। उस जमाने में बहुत कम ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज इंडियंस की होती थी कि किसी इंडियन ने किसी कंपनी में अच्छा कर लिया, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया, वो जीएम बन गया, उसका नाम कहीं अखबार में आ गया। लेकिन आज विश्व की सबसे जो प्रमुख प्रभावशाली कंपनियां हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, मास्टरकार्ड, एडोब, IBM, पालो अल्टो नेटवर्क्स, माइक्रोन टेक्नोलॉजीज, एरिस्टा नेटवर्क्स, नेटऐप, विमियो, इन सब कंपनीज के, और ये तो मैं कुछ ही कंपनीज के नाम बता रहा हूं जो अमेरिकन कंपनीज हैं, ऐसे यूरोप में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके जो सीईओज हैं, उनके जो शीर्ष अधिकारी हैं, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? वो भारतवासी, भारत का व्यक्ति, कोई इंडियन कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। जो सुंदर पिचाई है, जिनको इस बार सम्मानित भी किया गया है रिपब्लिक डे पर पद्मा अवार्ड के साथ, उनकी तनख्वाह आपको मालूम है साल भर की कितनी है? 2000 करोड़ रुपए। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 2000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि आज के और तब के जमाने में कितना फर्क है। आज यूएन और इत्यादि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियंस बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो विदेशी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें करीब $82 बिलियन का इम्प्रूवमेंट का इन्वेस्टमेंट आया है हमारे देश में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस आसानी से आप भारतवर्ष में कंपनी स्थापित करके काम कर सकते हैं, उसमें बहुत सुधार आया है। और विश्व में इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो फोन पर आप पेमेंट करते हैं एक दूसरे के बीच, बैंक से, यूपीआई के माध्यम से या पेटीएम इत्यादि के माध्यम से, वो इंडिया आज विश्व का लीडर है इस फील्ड में। और स्टार्टअप्स, आप सब लोग जानते हैं स्टार्टअप्स क्या हैं। स्टार्टअप्स वो ऐसी छोटी कंपनियां हैं जो नए नए प्रोडक्ट्स को या नई नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके जो हमारी लाइफ को आसान करती हैं। ऐसे आज देश में 80 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं और लगभग एक महीने में 4 कंपनियां ऐसी हैं जो यूनिकॉर्न बन रही हैं। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जो $1 बिलियन की जिसकी वैल्यू है, यानी कि जो 7,000 करोड़ की जिसकी वैल्यू है, उस कंपनी को यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं प्रारंभिक तौर पर कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत आप लोग प्रभावशाली हैं, और द स्काई इज द लिमिट टू व्हाट यू कैन अचीव। इसलिए आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, आप लोगों को योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मैं अब सूक्ष्म में बताऊंगा अपने बारे में और मेरी प्रशासकीय यात्रा क्या रही है। तो जैसा मैंने बताया, मैं सन 82 बैच का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS का अधिकारी हूँ। यूपीएससी के माध्यम से हमारा सिलेक्शन हुआ था। सन 81 में मुझे कस्टम्स सर्विस मिली थी, जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया, केवल ट्रेनिंग की, और मैं पढ़ता रहा। सन 1982 में मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ज्वाइन की। IAS में मुझे काडर मिला मध्य प्रदेश, और उस जमाने में 2000 तक, 82 से लेकर 2000 तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक काडर होते थे, कंसोलिडेटेड काडर होता था। और जब छत्तीसगढ़ बना 2000 में, तो मैं बताना भूल जाऊं, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो विभाजन हुआ उसका एक प्रमुख विभाजन कर्ता की हैसियत में, जिससे कि एसेट्स का बंटवारा सही ढंग से हो, उसमें भी मेरा बहुत बड़ा योगदान था। आप जब एक प्रशासनिक नौकरी ज्वाइन करते हैं
तो अमूमन ये होता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जाओ, प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, बहुत घूमने को मिलेगा। लेकिन मैं प्रारंभिक तौर पर यह भी बताना चाहता हूं कि प्रशासनिक नौकरी एक बहुत सरल, मजबूत, टिकाऊ और बढ़िया नौकरी है, क्योंकि इसमें आपको समाज की और देश की के लिए काम करने के लिए मौका मिलता है, लोगों का भला करने का मौका मिलता है, जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में इतना डायरेक्ट भला नहीं मिलता। प्राइवेट सेक्टर में या तो आप कोई टेलीविजन बेच रहे हैं, या कोई साबुन बेच रहे हैं, या कोई कंप्यूटर बेच रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं को बेच रहे हैं जो उसका दाम दे सकते हैं। प्रशासकीय नौकरी में आप बिना दाम देखे, गरीब हो या अमीर हो, पिछड़ा वर्ग हो या उन्नत वर्ग हो, हर एक की आपको सेवा उसी शैली से, उतनी मधुरता से, उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही मुस्तैदी से करनी होती है। एक और चीज मैं बताऊंगा कि प्रशासकीय नौकरी में जो वैरायटी है, जो आपको जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विभिन्न पौधों पर आप रहते हैं, कभी आप सामाजिक फील्ड में हैं, कभी आप आर्थिक फील्ड में हैं, कभी आप नगरीय प्रशासन देख रहे हैं, तो कभी आप सेक्रेटेरिएट का काम देख रहे हैं, कभी आप वाणिज्य का काम देख रहे हैं, तो कभी आप खेलकूद का काम देख रहे हैं। आपको अलग अलग किस्म के काम देखने को मिलते हैं, और इसलिए कभी आप बोर नहीं होते। और इसीलिए कहा गया है कि प्रशासकीय नौकरी में जो रह लिया, वो एक किस्म से, एक तरीके से बहुत अधिक परोपकारी व्यक्ति हो गया। साथ साथ आपको शोहरत भी मिलती है, आपको आजकल तनख्वाहें भी बढ़िया मिलती हैं, आपको सबसे उस शहर के सबसे बेस्ट इलाके में मकान रहने को मिलता है, आपको गाड़ी मिलती है, आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो चीज है, आपको अच्छे लोगों के साथ संगति करने का मौका मिलता है, और दूसरे लोगों का भला करने का आपको मौका मिलता है। तो मैंने अपने जीवन की शुरुआत की अशोकनगर से, जहां पर मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था, एसडीएम था। फिर मैं एसडीएम रहा सिहोरा जबलपुर में। फिर मैं पोस्ट हो गया एडीएम कोरबा। सन 85 में मैं पोस्ट हुआ कोरबा, और लगभग 3.25 साल रहा। मेरे पास 3 सब डिविजन्स थे, कटघोरा, सक्ती और जांजगीर, जहां के मैं रेवेन्यू केसेस जितने थे उनको डिस्पोज करता था कलेक्टर की हैसियत में, क्योंकि कलेक्टर थे बिलासपुर में, जो कि 125 किलोमीटर दूर है। तो कलेक्टर साल में 2-3 बार आते थे, बाकी टाइम सब जिम्मेदारी मेरे ही हाथों थी। सभी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मैं देखता था, और ट्राइबल डेवलपमेंट का भी मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर था। तो एक तो पूरे क्षेत्र का ट्राइबल डेवलपमेंट, और विशेषतः पहाड़ी कोरबा जनजाति का विकास का काम मेरा था। तो मुझे याद है कि कोरबा में बहुत अधिक स्ट्राइक हुआ करते थे उस जमाने में, और लगभग हर तीसरे चौथे दिन एक यूनियन लीडर्स थे कुछ, उनमें से एक का नाम था नौरंग लाल अग्रवाल। वो हमेशा स्ट्राइक कर देते थे और कोल माइंस को रुकवा देते थे, और पूरी कोल माइंस बंद हो जाती थी, और देश का 15% कोयला कोरबा देता था। तो जब आप समझ सकते हैं कि कोल माइन बंद हो गई, तो देश की तरक्की कितनी रुक रही है, और एक एक हफ्ते 10-10 दिन को कोल माइन रुक जाती थी। तो मैंने एक दफे तय कर लिया कि इसको मुझे ठीक करना है। तो मैंने उन पूरे जितने भी लोग माइंस को रोक रहे थे, पुरुष महिला, सबको मैंने रात के 2 बजे गिरफ्तार किया, और मैंने उनको, अमूमन ये होता था गिरफ्तारी करके छोड़ देते हैं उनको, डांट लगा के। उनको मैंने आईपीसी, इंडियन पीनल कोड की सब्सटेंटिव धाराओं के तहत गिरफ्तार किया, उनसे कबूल करवाया कि उन्होंने माइन को रोका और सरकारी काम में अवरोध उत्पन्न किया। उनको 15-15 दिन की सजा मिली। जो सांसद थे बिलासपुर से, वो रायपुर से, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब माफ कर दीजिए, जब तक आप रहेंगे ये लोग हड़ताल नहीं करेंगे। और मैं 2.5 साल बाद उसके पश्चात रहा, एक भी हड़ताल कोरबा में कोल रिलेटेड नहीं हुई। फिर मैं कोरबा के बाद गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर खंडवा बनकर। खंडवा आपको याद स्मरण हो, जो आप लोगों को जिनको संगीत का शौक है, कि किशोर कुमार की नगरी थी। किशोर कुमार अपने को किशोर कुमार खंडवा वाला बोलता था। तो किशोर कुमार उस समय मेरे आने से कुछ ही दिन पहले वो उसकी गमी हो गई थी, फौत हो गया था, और उसने लेकिन ये कहा था कि मैं हमेशा खंडवा वाला के नाम से जाना जाऊंगा। तो मैंने उसकी स्मृति में
ऑल इंडिया कंपटीशन, म्यूजिक कंपटीशन कराया, जिसको मैंने जिंदगी का सफर कंपटीशन नाम दिया। किशोर कुमार के परिवार के सदस्य आए, लीना चंद्रवाकर, अनूप कुमार बड़े भाई, उसका बेटा सुमित कुमार, उसका खुद का बेटा सुमित कुमार, और सबने स्टेडियम में गाने गाए और 25,000 की भीड़ थी। कंपटीशन हुआ और मैंने उसके नाम एक म्यूजियम चालू किया, जिसमें मैंने खंडवा के सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि उसके फिल्म, उसके सिंगिंग, उसकी डायरेक्टोरियल लाइफ पर, उसकी पर्सनल लाइफ पर जितने भी चित्र हों और जितने भी आर्टिकल्स और कलेक्ट और मेमोरेबलिया हो, वो इकट्ठा किया जाए। तो हम लोगों ने किया, लेकिन वो अलग बात है कि बाद में वो चल नहीं पाया मेरे जाने के बाद, क्योंकि उसके भाई साहब वो सब मटेरियल जितना था वो अपने साथ ले गए। फिर मैं पोस्ट हुआ भोपाल में डायरेक्टर्स इंडस्ट्रीज, वहां मैंने काम किया, बहुत इंटरेस्टिंग काम रहे। उसके बाद मैं कलेक्टर जबलपुर पोस्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर में मैं 2 साल रहा। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी बनकर। वहां मैं 5 साल मैंने देश विदेश में बहुत भ्रमण किया, देश के वाणिज्य को बढ़ाया विभिन्न देशों से। और फिर मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए गया 1 साल पढ़ने, और वर्ल्ड बैंक का मुझे स्कॉलरशिप मिला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने बिजनेस स्कूल और कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में कोर्सेज किए और बहुत शोहरत भी हासिल की और बहुत कुछ सीखा। ऐसा मुझे लगा जैसे कि मैं कोई कपड़े को आप लॉन्ड्री के थ्रू भेज दें तो बिल्कुल साफ निकलता है, वैसे मेरी थिंकिंग बहुत प्रज्वलित हुई। और उसके बाद मैं लौट कर आया, एमडी सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन रहा, फिर मैं कमिश्नर और एमडी हाउसिंग बोर्ड रहा। मैंने बहुत बढ़िया मकान बनवाए, कॉलोनीज बनवाई, मार्केट्स बनवाए और शहरी विकास बहुत किया। उसके बाद में रहा एमडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि औद्योगिक विकास निगम, और उसमें विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ। एसईजेड इंदौर का विकास हुआ, पीथमपुर ऑटो क्लस्टर का विकास हुआ, ऑटो टेस्टिंग ट्रैक हम लोगों ने निर्मित की, जो एशिया की सबसे पहली ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गाड़ियों की टेस्टिंग होती है कि अगर आपकी गाड़ी जीप है तो उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी, मर्सिडीज की भी हो जाएगी और मोटरसाइकिल की, हर तरीके की। ये पीथमपुर में है ऑटो टेस्टिंग ट्रैक। और शहरी विकास के क्षेत्र में मैं रहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव नगरीय कल्याण। तो 450 नगर निगम, नगरीय पंचायत, नगरीय निकाय मेरे कंट्रोल में थे, और मैंने विभिन्न प्रकार के शहरी क्षेत्र के काम प्रारंभ किए, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। पहली बार हमने नगरीय निकाय के एम्प्लॉइज को यूनिफॉर्म दी, उनके हमने टाइमिंग सेट किए, कोड ऑफ कंडक्ट सेट किया, और जितने भी विकास हो सकते हैं उनको हमने शहरी विकास क्षेत्र से संबंधित विकास करवाए। शहरों की सफाई रखवाना बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रारंभ किया। और आज मुझे कहते हुए खुशी है, तो गर्व है कि उसी के कारण, उन प्रयासों के कारण आज इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के शहर देश के सबसे श्रेष्ठतम स्वच्छ शहरों में से माने जाते हैं, और उनको पदवी भी लगातार मिले जा रही है। इंदौर को 5 साल हो गए क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है। वो तभी संभव हुआ कि जो हम लोगों ने प्रयास उस समय प्रारंभ किए वो आज मूर्त रूप ले रहे हैं। फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में संयुक्त सचिव के पद पर रहा। उसके बाद में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी रहा, विभिन्न मंत्रालयों का मैं फाइनेंशियल काम देखता था। और उसके बाद में चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी पोस्ट हुआ, जिसमें देश के जितने भी राज्य मार्ग हैं, हाईवेज हैं, उनको डेवलप किया जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि आज जो सड़कों का काम हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है कि उसकी वजह से चारों तरफ चहुमुखी आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। एक विशेष मेरा प्रयास था कि गाड़ियां कई घंटे टोल बैरियर पर खड़ी रहती थी और उनको मैन्युअली कैश में पेमेंट देना पड़ता था, पीछे से हॉर्न बजे जा रहे हैं और पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त रहता था। तो हमने फास्ट टैग की योजना शुरू की कि इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग की, आपकी गाड़ी पर एक इस तरीके का सर्टिफिकेट टंगा हो जिसमें चिप हो और ऊपर का कैमरा उस चिप को पहचान ले, आपके खाते में से पैसे डिडक्ट हो जाएं और आपको ना उतरना पड़े गाड़ी से, ना कैश निकालना पड़े, ऑटोमेटिकली टोल बैरियर उठ जाए और आपकी गाड़ी निकल जाए। तो उसकी वजह से आज देश में कई
लाखों करोड़ का फायदा हो रहा है और उसकी वजह से ट्रैफिक आसान हो गया है और चारों तरफ आवागमन में बहुत सुविधा हुई है। मैंने अपने जीवन काल में किताबें भी लिखी हैं। मैंने ट्राइबल डेवलपमेंट पर काफी मेरी रुचि रही है और इसके अलावा मैं लिखता पढ़ता रहता हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया इत्यादि सभी अखबारों में मेरे आर्टिकल्स आते हैं। बिजनेस वर्ल्ड एक मैगजीन है, वहां हर महीने मेरा आर्टिकल आता है और मैं कई जगह कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने भी समय समय पर जाता हूँ। जो कुछ तिकड़मी मामले होते हैं कमर्शियल, उनमें मैं आर्बिट्रेटर की भी हैसियत में, जज की हैसियत में भी काम करता हूँ और मैं अपने को लिखा पढ़ी और अपना दिमाग का सही उपयोग करके अपना मनोबल ऊंचा रख के मैं, क्योंकि देश की तरक्की भी चाहता हूं और साथ साथ अपना पूरा आखिरी दम तक ये चाहता हूं कि अच्छा काम हो, मैं उसमें अपना प्रयासरत रहता हूं। अब मैं आपको एक सूक्ष्म बताऊंगा। एक मैंने ऐप चालू किया है जिसका नाम है कंसल्ट। तो मेरा ये हमेशा ये अनुभव रहा कि दूर दराज से में जो लोग बैठे हैं और जब भी आज हमको भी किसी से सलाह लेनी है तो कोई मिलता नहीं है सलाह देने वाला। यदि आपका कोई मित्र हो तो वो तो दे देता है, भाई बहन हो, मित्र हो, आपको मिल जाता है, लेकिन आपको सलाह हमेशा बहुत विभिन्न क्षेत्रों में चाहिए होती है, अलग अलग लोगों से चाहिए होती है और जब चाहिए होती है हमेशा जरूरी नहीं कि लोग उपलब्ध हों। और जो गूगल वगैरह हैं वो आपको कुछ सीमा तक तो तथ्यात्मक जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस और उसका विश्लेषण वो आसानी से नहीं कर पाते। तो इसलिए कंसल्ट ऐप है, एक बहुत सरल ऐप मैंने बनाया है जिसमें लोग अपनी स्वेच्छा से और 65 सेक्टर्स में एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। तुरंत उनकी बात हो जाती है। कुछ संदेशा वो फ्री में भेज सकते हैं जिसको हम इंट्रो चैट कहते हैं। इंट्रो चैट के माध्यम से वो एक्सपर्ट्स को अपना मैसेजिंग कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। तो मैं इसके विषय में आपको अभी समझाऊंगा। उससे पहले मैं अपने साथी से निवेदन करूंगा कि वो उस ऐप की लिंक भी डाल दें यहाँ पर कि उसको आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ उसका एक छोटा सा वीडियो भी उसके विषय पर प्ले कर दें। स्टैलिन। Take the torch of knowledge and build the palace of the future. There are 450 crore internet users in the world. Professionals, researchers, students. Everybody has doubts and questions about something or the other. Search engines flood us with information. They give us both the positive side and the negative side of anything. They do not give assessments, analyses, or insights. They cannot tell the difference between good and bad, between true and false. They leave us even more confused. What we need is somebody real to discuss our queries with, not a robot that has been programmed with limited answers. We need a human interface to give experience, practical wisdom. That is where Consult comes in. Consult is an instant advice facility that instantly connects people thirsty for experiential insights with real people who are rich in experience, insights, and wisdom. You can connect directly with experts in any of 65 sectors to begin with. Experts can be anywhere in the world. You can instantly message them, you can call them. Communication can take place instantly, 24/7, irrespective of the location of the client or the expert. ये जो आपने कंसेप्ट दिया है कंसल्ट सर, ये फिलॉसफी है। ये 100% सक्सेसफुल होगा क्योंकि ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे नेचुरली जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है उसके अनुभव से जानकारी मिलेगी। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट राघव जी आपका है, ये मुझे पसंद है आपकी आइडिया।
इट्स वेरी गुड और ये क्लिक होगा। कंसल्ट प्रोडक्ट को मैंने बड़े ध्यान से देखा। मेरे विचार से ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी प्रोडक्ट है। तो इन्होंने क्या किया है, इतनी सिंप्लिसिटी से टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पर आप जाइए, अपना नाम दीजिए, अपना ये कीजिए और एक्सपर्ट को सिलेक्ट कीजिए और आपको सारी एक्सपर्टीज, सारे एरियाज की एक्सपर्टीज इन्होंने एक ऐप पर दिलवा दी है। और ये बहुत ही यूनिक चीज है, बहुत यूनिक चीज है, क्योंकि मैंने देखा, मैंने ट्राई कंपेयर करने की कोशिश की, कंसल्ट जैसा कोई और ऐप है ही नहीं। और मैं इनकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा और सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ये पूरा सक्सेसफुल हो और हम लोग नीति आयोग से भी इनके साथ मिलकर आगे ले चले। Consult with experts instantly. Choose experts by name, sector, company, experience, location. See their detailed profile. If the light is green, click and speak or chat with experts instantly, or schedule a call or chat. Send an introductory message to the expert and set the tone for the discussion. Buy consultation time at a low, flat rate. View your past and future bookings in My Bookings. To participate collectively in a consultation with an expert, start an MChat or join an MChat started by another client. To see video commentaries and buy courses, click courses and videos, and then you can consult with an expert. Have more queries about consult? Go to FAQs and settings. To message experts instantly, when in doubt, consult. तो जो कंसल्ट ऐप के लिंक हैं उसको किस तरह से उसको डाउनलोड किया जाए, कहां से डाउनलोड किया जाए, याद रहे, स्मरण रहे कि इसका नाम है कंसल्ट, CUNSULT, CON नहीं, CUNSULT। और अभी उसको हमने चैट रूम में उसके लिंक्स डाले हैं, आप लोग कृपया उसको सेव कर लीजिए उस लिंक्स को, जिससे कि आप उसको डाउनलोड कर सकें, उस पर रजिस्टर कर सकें। सभी जो लगभग 500 एक्सपर्ट हैं सबकी आप तस्वीर देख सकें, उनकी प्रोफाइल देख सकें और फिर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि किसी भी एक्सपर्ट से आप जब बात करते हैं, अगर आपने कॉल किया उस एक्सपर्ट को, तो आपके कॉल के अगर 5 मिनट का है तो उसको 4 मिनट ही काउंट होते हैं, यानी कि हर कॉल का 1 मिनट फ्री रहता है। और एक फैसिलिटी है इंट्रो चैट, तो जो भी एक्सपर्ट से आपको बात करनी है सबसे बेहतर है अगर आप उसको इंट्रो चैट मैसेज कर दें। इंट्रो चैट के सभी मैसेजेस फ्री हैं, तो आपने उसको इंट्रो चैट मैसेज कर दिया, मान के चलिए कि सर आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू टुमारो या टुडे, प्लीज टेल मी योर टाइम ऑफ कन्वीनियंस, या आई वांट टू कॉल यू एट 6 PM इन द इवनिंग। जो भी है उसको अपने बारे में बता दीजिए, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ्स, आई वुड लाइक टू कंसल्ट यू अबाउट सच एंड सच। फिर उसका जब जवाब आएगा तब आप उसके साथ उसको कॉल कर सकती हैं। अगर आप इंट्रो चैट के साथ साथ शेड्यूल भी कर सकते हैं कॉल, तो इंट्रो चैट मैसेज आप पहले कर दीजिए और साथ साथ फिर कॉल शेड्यूल कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि आपको इसकी कॉस्ट कितनी आती है? अमूमन हर मिनट की 33 रुपए कॉस्ट है, फ्लैट रेट। ये नहीं कि कोई एक्सपर्ट ज्यादा चार्ज करेगा, कोई कम करेगा, लेकिन हम आपको 10 मिनट फ्री दे रहे हैं, यानी कि हर स्टूडेंट को उसके खाते में ऑटोमेटिकली 10 मिनट उसके खाते में क्रेडिट मिलेंगी। तो जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, जिसके लिंक्स हमने दिए हैं कंसल्ट ऐप के, 10 मिनट आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगी। अब 10 मिनट का मतलब ये है कि अगर आपने 5 एक्सपर्ट से आपने 3-3 मिनट बात की तो आपके 10 मिनट ही खपत होंगे, क्योंकि 3 मिनट का 1 मिनट फ्री माना जाता है, तो 2 मिनट ही काउंट होंगे। तो आप
10 मिनट में 5 एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। अगर आप किसी से ज्यादा भी बात कर सकते हैं तो ज्यादा भी बात कर सकते हैं। आप और मिनट अगर खरीदना चाहते हैं तो आप बाय प्लान में जाइए और तुरंत, जैसे आप पेटीएम के थ्रू खरीदते हैं या किसी के थ्रू खरीदते हैं, और मिनट भी आप खरीद सकते हैं। कोई अगर लोग मिनट्स खरीद के दूसरों को प्रदान करना चाहते हैं, कोई आपके अगल बगल कोई ऐसे लोग हो तो वो आपको टाइम भी खरीद के दे सकते हैं। उनको केवल खाते में पेमेंट करना है, हम उनको इतने मिनट भेज देंगे। तो ये एक बहुत ही आवश्यक सुविधा है, एक बहुत ही लाभदायक सुविधा है, क्योंकि आप वहां जहां भी आप बैठे हैं केवल इंटरनेट के माध्यम से आप विश्वव्यापी जो लोग हैं, और धीरे धीरे करके और लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। आज की तारीख में लगभग 800 यूजर्स हैं और हमारे पास 480 एक्सपर्ट हैं। हम चाहेंगे कि एक्सपर्ट्स भी और जुड़ें, तो आपके अगल बगल जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे आप अनुरोध भी करिए कि वो भी एक्सपर्ट बने। उनको हम अप्रूव करेंगे एज एक्सपर्ट्स, और अधिक से अधिक लोगों को भी बताइए, स्टूडेंट्स को भी, कि वो इसका उपयोग करें, जिससे कि वो अपना लाभ ले सकें। मैं सूक्ष्म में चाहूंगा कि आप लोग मेरा जो वीडियो है यूपीएससी की तैयारी का, उसका एक झलक भी देख लें, जिससे कि एक आपको आइडिया रहे कि यूपीएससी की तैयारी की किस प्रकार के हमारे पास कोर्स मटेरियल भी यहाँ पर कुछ उपलब्ध है। ये एकेडमिक कोर्स नहीं है, ये केवल एक आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए समझाएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि इंटरव्यू कैसे दी जाती है। और ऐसे कोर्स मेरे पास 2 इंग्लिश में है, 2 हिंदी में, उनको आप देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, और बहुत सस्ते में इनको रखा है यहाँ पर। उसका जरा प्ले करके दिखा दीजिए। मिस्टर राघव चंद्रा, आईएएस यूपीएससी साक्षात्कार क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, यूपीएससी आईएएस की जो इंटरव्यू है वो सबसे अंतिम पड़ाव है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का। और इसमें अगर कैंडिडेट सफल नहीं होता तो उसकी पूरी 2 वर्ष की मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए इसमें सफल होना अति आवश्यक, अति क्रिटिकल है। क्या पहले से ही कई सारे साक्षात्कार के वीडियोस उपलब्ध नहीं हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो हर चीज के हजारों सैकड़ों वीडियो घूम रहे हैं, और न ही वो अति स्पष्ट हैं, न ही वो प्रॉपरली एडिटेड हैं। कई तो कैंडिडेट्स को गुमराह कर देते हैं, कई उनको गलत सलाह दे देते हैं। यह विश्लेषण आपको 10 ऐसे प्रमुख कारणों से परिचित करवाएगा जिनकी वजह से लोग इस तरह असफल होते हैं। असफल होने के निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कारण होते हैं, जैसे अनुपयुक्त पोशाक, अप्रभावी प्रस्तुति, दोषपूर्ण अभिव्यक्ति, अपने परिवेश अर्थात मूल स्थान की अनभिज्ञता, ब्रिंकमैनशिप, विषय की गहन जानकारी का अभाव, विधिक और संवैधानिक मुद्दों पर विस्तृत समझ की कमी, सामाजिक विषयों के प्रति असंवेदनशीलता, आर्थिक मुद्दों की समग्र पकड़ न होना, और अंतिम आपके रवैये और दृष्टिकोण में एक झलकता हुआ हल्कापन। इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि मैं एक ऐसा वीडियो तैयार करूं जो मेरे व्यक्तिगत 37 साल के अनुभव, जिसमें मैंने हजारों कैंडिडेट्स की तमाम जॉब्स के लिए इंटरव्यू ली हैं, अपने सभी रिश्तेदार दोस्त जो मेरे आईएएस आईएफएस में आए हैं, उनके सभी के समेकित विचारों, उनके समेकित अनुभव को मैंने यहाँ पर निचोड़ कर प्रस्तुत किया है। तो आपके अनुसार लोग क्या गलती करते हैं? देखिए, यूपीएससी आईएएस की परीक्षा में हर साल लगभग 10 लाख 1 मिलियन लोग बैठते हैं, और उसमें मात्र करीब 100-150 लोग आईएएस आईएफएस में
आ पाते हैं। तो क्लियरली ये स्पष्ट है कि एक बहुत ही कठिन परीक्षा है और बहुत ही पेचीदा परीक्षा है। इसमें सफल होना आसान काम नहीं है। इसलिए मैंने ऐसे 10 प्रमुख कारणों का बारीकी से मैंने उनको ढूंढा है और उनका एक एक का बारीकी से विश्लेषण किया है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट्स इस इंटरव्यू में फेल करते हैं। उनके मैंने उपाय बताए हैं, उनका निदान बताया है, जिससे कि कैंडिडेट उन गलतियों को दोहराए ना और परीक्षा में उत्तीर्ण हो। इस वीडियो से एक उम्मीदवार को क्या मिलता है? देखिए, मैं एक व्यवहारिक व्यक्ति हूँ और मैं एक खिलाड़ी भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ऐसे हर गलती जो आदमी कर सकता है उसका एक निदान होता है और जब तक आप सही टेक्निक नहीं रखेंगे तब तक आप उस खेल में, उस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। तो इंटरव्यू भी एक ऐसा ही खेल है जिसमें सफल होने के लिए आपको ऐसे सभी दांव और पेच जो आवश्यक हैं, जिनका जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, उनको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आप इसको समझ लेंगे, अच्छी तरीके से आत्मसात कर लेंगे, तो एक गणित के सवाल को सुलझाने जैसी आपकी ये इंटरव्यू सरल हो जाएगी। आप IAS IFS में उत्तीर्ण होंगे और आप पूरे जीवन में सफल होते चलेंगे। साक्षात्कार में असफलता के 10 प्रमुख कारणों को विस्तृत में जानने के लिए देखें मेरा 47 मिनट का समग्र कोर्स और IAS UPSC में निसंदेह विजयी भवें। तो अब मैं चाहूंगा कि आप सभी जितने भी यहाँ आज लोग उपलब्ध हैं वो कृपया इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, इसमें अपने को रजिस्टर करें, इसका लाभ उठाएं। 10 मिनट फ्री जो आपको मिल रहे हैं उससे आप अधिक से अधिक एक्सपर्ट्स का से बात करें। और जो हमने एक कॉन्टेस्ट रखा है कि जो सर्वश्रेष्ठ और जो बहुत उत्कृष्ट बच्चे हैं, जो एक्सपर्ट से बात करने में जिनको अच्छी रैंकिंग मिलेगी, जो अच्छे से बात करेंगे और जिनका कुल मिलाकर हमको रेटिंग के बारे में पता लगता है कि वो बहुत कामयाब बच्चे हैं, ऐसे में से कुछ बच्चों को हम अपनी इंटर्नशिप कार्यक्रम में भी जोड़ेंगे, जिससे कि हम उनको आगे भी अपने साथ लगा के रखें। अगर वो फिर भी और भी अच्छा करेंगे तो आने वाले वर्षों में हम उनको परमानेंट नौकरी भी कंसल्ट में दे सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ साथ मैं अब चाहूंगा कि क्वेश्चन आंसर के लिए हम इसको खोल दें। तो जो बच्चे कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं वो मुझसे अवश्य क्वेश्चन पूछ लें। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे। एक एक करके अपना नाम भी बताते चलें और क्वेश्चन भी बताते चलें। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम आरती साहू है, मैं डिग्री गर्ल्स कॉलेज रायपुर में पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं आरती जी? बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ सर। अच्छा, क्या करना चाहती हैं इसके बाद? सर मेरा 10th से ये मतलब कि एक सपना है कि मैं भी कलेक्टर बनूं ऐसा, और मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं ऐसा, पर थोड़ा सा वो मैं इसके लिए अलग से कोई कोचिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी कुछ तैयारी अभी तक नहीं हुई है और मैं फाइनल ईयर के बाद करूंगी ये सोच के अभी तक मैं कुछ की नहीं हूँ। तो आप जल्दबाजी में ना करें, उसमें अच्छी सी तैयारी मेहनत करें और मैं उपलब्ध हूँ। जब भी आप इंट्रो चैट के माध्यम से मुझे संदेशा करेंगी, बात करना चाहेंगी, तो मैं बात करने के लिए आपके साथ हमेशा तैयार रहूंगा, आपको समझाइश, आपको गाइडेंस देने के लिए। कोई कोचिंग सेंटर बता दीजिए सर जो टॉप में है या जहाँ से बहुत अच्छा हमें गाइडेंस मिल सकता है, ताकि मैं फाइनल ईयर में होते ही वहाँ एडमिशन लेके वहीं से तैयारी करूँ अपना IAS के लिए। बहुत सारी कोचिंग सेंटर हैं, आप पहले अपना उनका अगर आप बताएंगे तो मैं उसी सेंटर में जाऊंगी सर। मुझे ठीक है, आप मुझे इंट्रो, हाँ ठीक है, इंट्रो चैट में पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। वेरी गुड, शाबाश। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। हाँ, नाम बताइए, अपना कोर्स बताइए, क्या कर रही हैं आप, क्या आपकी उम्मीद है, यस सर। अपेक्षा क्या है जीवन से, और फिर सवाल करिए।
सर मेरा नाम मीनल नायडू है। मैं डीबी गर्ल्स कॉलेज रायपुर से बोल रही हूँ। मैं बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो यूपीएससी बोलते हैं एक मैराथन की तरह है। इसकी जो एग्जाम होती है थोड़ी लंबी चलती है, प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू। तो सर अब हम तो आज के बच्चे हैं सर, तो थोड़ा सा डर लगता है सर कि क्या करा जाए कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस के लिए थोड़ा डर होता है कि क्लियर करना है, इतने लोगों से नहीं, कंपटीशन। आपकी 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 चिंता वाजिब है। वाकई में ये बहुत लंबी परीक्षा है और इसमें पूरा आपको अपना पूरा दिल और दिमाग पूरा झोंकना पड़ता है, तभी जाके आप उत्तीर्ण होती हैं। लेकिन साथ साथ अगर आपने कोई प्रोफेशनल, जैसे आप बीकॉम कर रही हैं, तो आपके पास आप साथ साथ अपना सीए की भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि वो ऑप्शन भी आपका खुला रहे। कई आईएएस ऑफिसर्स हैं जो सीए वगैरह भी हैं। मैं दो तो मेरे ही समक्ष उदाहरण है, मिस्टर प्रवीण गर्ग मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और आईएएस में भी रहे पूरे टाइम, अच्छे अच्छे पदों पर रहे। मिस्टर महावीर सिंह भी हैं आज विदेशी सेवा में, अभी कल परसों में मुझे बता रहे थे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो इसलिए आईएएस पर ही पूरी तरीके से निर्भर मत रहिए, साथ साथ अपनी अन्य चीजों के लिए भी, प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए तैयारी करते रहिए। हाँ सर, वैसे मैंने सोचा है सर कि मैं लॉ करूंगी, ऐसा मैंने सोचा है बीकॉम के बाद सर। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बीकॉम और लॉ, कॉमर्स और लॉ का तो अच्छा योगदान रहता है। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो लॉयर भी होते हैं, तो जो इनकम टैक्स विभाग और इत्यादि के जितने भी वकील हैं, वो उनको तो लॉ की भी आवश्यकता होती है, कानून की डिग्री, क्योंकि वो केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं है, उसमें लीगल इश्यूज भी बहुत है। जी सर, थैंक यू सर। हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम भावना चतुर्वेदी है। मैं डीबी गर्ल्स कॉलेज से बात कर रही हूँ। साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ सर। जी। मेरे को आगे चल के साइकोलॉजी में ही मतलब ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद एमए करना है सर। और उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या करूं। बनना तो काउंसलर चाहती हूँ, लेकिन एक डर है कि साइकोलॉजिस्ट को मतलब किस टाइप में फोबिया टाइप का, मतलब किसी से बात नहीं कर पाती, लेकिन उस चीज को क्लियरिटी करना है सर मेरे को। तो आप कंसल्ट ऐप में जाएंगी तो एक हमारा सेक्टर है, हमारे 65 सेक्टर है, उसमें एक सेक्टर है जिसका नाम है बिहेवियर साइंस, हैप्पीनेस एंड मेंटल हेल्थ। तो उसमें बहुत सारे आपको साइकोलॉजी के भी प्रोफेसर इत्यादि मिल जाएंगे। आप अवश्य उनमें से एक दो से बात करें और उनसे आप जो आपकी शंकाएं हैं उसका निवारण करवाएं। और फिर भी नहीं होता तो आप अवश्य मुझे इंट्रो चैट मैसेज करिए, मैं आपकी जो भी मदद कर सकता हूं, जिससे भी सलाह दिलवा सकता हूं, उनके नंबर आपको या उनसे संपर्क कराऊंगा, जिससे कि आप उनसे बात कर सकें। इंट्रो चैट मेरे को कहाँ से करना पड़ेगा, मतलब कंसल्ट ऐप है जिसके हमने लिंक दिए हैं, आपने देखे चेक बॉक्स में? चेक बॉक्स में? जी सर। लिंक उनको डाउनलोड करिए और उसमें आप देखेंगे तो उसमें सर्च एडवाइजर है। सर्च एडवाइजर जब करेंगे तो हर एडवाइजर की फोटो के नीचे एक इंट्रो चैट लिखा है, उस इंट्रो चैट के माध्यम से आप उसको फ्री संदेशा भेज सकती हैं। जी सर, पहले आप टेस्ट कर लीजिए उसको। हाँ सर, नहीं आ रहा है इसमें। क्या नहीं आ रहा? चैट बॉक्स में आपका लिंक नहीं आ रहा है सर इसमें। नहीं, जो चैट बॉक्स में लिंक है, आप देखिए। फिर से डाल देते हैं इसको, स्टालिन जी फिर से डालिए एक बार फिर से सर। ये अगर आप बीच में देखें, 6 या 7वें नंबर पर है लिंक टू द कंसल्ट ऐप। जी सर। दिखा आपको? जी सर, जी सर। ये एंड्रॉइड के लिए भी अलग है और आईओएस के लिए भी अलग। जौन सा भी आपका फोन है, अगर आईओएस है यानी कि एप्पल फोन है तो उसके हिसाब से, और एंड्रॉइड यानी कि हो तो उसके हिसाब से, ठीक है? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ये डायरेक्टली आपको ऐप स्टोर पर ले जाएगा, उस ऐप को आप डाउनलोड करिए। सर्च एडवाइजर देखिए, सर्च एडवाइजर में जौन सा भी एडवाइजर आपको पसंद हो उसकी फोटो निकालिए, प्रोफाइल निकालिए, पढ़िए और उसमें नीचे लिखा है इंट्रो चैट, उसको इंट्रो चैट मैसेज कीजिए। ओके सर, थैंक यू। जैसे व्हाट्सएप मैसेज जाता है वैसे इंट्रो चैट जाएगा। हो सकता है क्योंकि लोगों की आदत अभी नहीं पड़ी इस ऐप को यूज करने की, तो तुरंत जवाब ना दें, लेकिन दें तो नहीं भी देंगे तो आप हमको इत्तिला करिए। और अपने जो कॉलेज का
मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आपके जो कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स इस चीज के लिए बन रहे हैं, उसमें आप हमारे नंबर को भी जोड़ दीजिए 9599225011 9599225011 कंसल्ट। तो जो भी अद्यतन जो भी जानकारियां हैं वो आपको हम व्हाट्सएप भी करते रहेंगे। सर नंबर एक बार कंफर्म करेंगे। 9599 जी सर। जी 225011 जी सर। जी सर। कंसल्ट। ठीक है जी सर। गुड। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कोई सवाल? तो सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप लोग कंसल्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सभी को मालूम है अब कंसल्ट ऐप कैसे डाउनलोड होगा? किसी को ना मालूम हो तो, किसी को डाउट हो तो कृपया हाथ उठा दें या बता दें। और इसको डाउनलोड करने के पश्चात आप एक्सपर्ट से बात करिए, क्योंकि आपके पास 10 मिनट फ्री हैं आपके खाते में ऑलरेडी, और जितनी इंट्रो चैट है वो भी फ्री है, और हर कॉन्वर्सेशन का 1 मिनट फ्री है। तो आपको बहुत कुछ फ्री में मिल रहा है, उसका आप सदुपयोग करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। और जो हमने इंटर्नशिप का प्रोग्राम किया है, जिसमें हम कह रहे हैं कि जो बेस्ट बच्चे होंगे, जो बातचीत में एक्सपर्ट्स के साथ, जिनको सबसे अच्छी रेटिंग्स मिलेंगी, जो हर तरीके से कामयाब दिखेंगे हमको, उनको हम अपना इंटर्न भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर स्टेट से हमारे पास कुछ मात्रा में इंटर्न्स रहें, जो हमारे ऐप को विकसित भी करने में हमारी मदद करें और साथ साथ उनका भी भविष्य हमारे साथ साथ जुड़ सके। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड 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 आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर माई सेल्फ चित्रलेखा साहू। सर मैं भी डीबी गर्ल्स कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, और सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। आगे मेरे को सिविल सर्विसेज देना है, प्रशासनिक सेवा देना चाहती हूँ सर आगे। तो सर इस संबंध में भी आप कुछ गाइड कीजिए। मैं यही बताना चाहूंगा कि फोकस्ड स्टडीज रखिए, मेहनत करिए बारीकी से, और इंटरनेट पर जो भी जानकारी उपलब्ध है उसको तो हासिल करिए। उसके पश्चात जहां आप अटके वहां आप हमको इंट्रो चैट के माध्यम से संपर्क करिए। यस सर। फोन पर जब बात करना चाहें तब फोन पर आप हमको कॉल कर सकते हैं, आपके पास समय है ही। यस सर। ठीक है, लेकिन पहले अपना प्रारंभिक होमवर्क जितना है कर लीजिए, समझ लीजिए, जहां जहां आप अटके वहां आप हमसे संपर्क करिए। हम और मेरे जैसे 25-30 और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो हमारी कंसल्ट ऐप पर हैं, उनसे भी आप उतनी सहूलियत से संपर्क कर सकते हैं। जी सर। सर एक और थिंकिंग है जो मेरी, मतलब मैं अभी किसी से शेयर तो नहीं कर पाती, क्योंकि इस सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के दौरान हमें चिंतन ज्यादा करना रहता है, जो बोलते हैं कि स्वाभाविक अपने है। विचार कीजिए। जी सर। तो सर एक ये है, जी सर, मैं अभी इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी सर, लेकिन मैं उसमें यूट्यूब चैनल में एक गौरव कौशल सर हैं, तो उनको फॉलो कर रही थी, सब्सक्राइब की थी। तो वो जो है यूपीएससी के कुछ कंटेंट्स, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो उनको फॉलो करने के लिए मैं इंस्टाग्राम में आई। तो सर जस्ट ऐसे ही रील्स देख रही थी, तो जो हमारे बैच के बच्चे हैं सर अभी, और हमसे छोटे जो है, वो इतना गलत तरीके से यूज कर रहे हैं उसका। मतलब इंस्टाग्राम है, बनाया गया है, तो वो सिर्फ फन के लिए नहीं है, कुछ नॉलेज के लिए है, मतलब थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं, बिल्कुल बट वो सही इतना कहा आपने, बिल्कुल सही यूज कहा कर आपने सकते। कि उसका यस सर। तमाम सोशल मीडिया का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, और इसीलिए बहुत आपको गंदे तरीके कंसल्ट से जैसे यूज नॉलेज कर ऐप रहे हैं की उसको। आवश्यकता है आज। यस सर, बहुत गंदे तरीके से यूज कर रहे हैं जो आजकल के हैं, हमारे बैच के जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सभी। तो सर मैंने देखा यस कोरा सर। वगैरह इत्यादि में सब जगह बहुत ही वो है, बट खैर एनीवे, आप अपना दिमाग और सिर और दिल सही जगह रखिए, मेहनत करिए, अपने को एकाग्रता बनाए रखिए, और आगे से अपनी जो भी तैयारी करनी है उसके लिए आप तैयारी करते रहिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। यस सर, थैंक यू सर। तो सर एक और रिक्वेस्ट है कि क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उन सभी को गाइडलाइंस मिल पाए,
सर अब उसमें जो अभी उनका स्टेटस है उसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स अभी भी कई पेरेंट्स अशिक्षित हैं। और जब देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप मेरी तरफ से जिसको मैसेज करना चाहें, मैं आपको पूरा स्वाधीनता दे रहा हूँ। कंसल्ट ऐप को आप उन तक पहुंचाइए, उनको आप मार्गदर्शन दीजिए, और हमसे जो भी मदद होगी हम जरूर देंगे। हाँ, हमको बताते चलिए क्या मदद चाहिए। ठीक है, विशेष स्पष्ट चीज बताइए कि सर ये करना है, तो वो हम आपकी मदद करेंगे। ठीक। हाँ सर, अभी तो मैं स्पष्ट कुछ नहीं बोल सकती, बट मतलब तो जब होगा तब तैयारी कर लें, तब बताइएगा। हाँ जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। एनी अदर चाइल्ड? गुड ठीक है, तो आफ्टरनून घनश्याम जी आज का हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम टोमेश्वरी साहू है, मैं भी डिग्री की स्टूडेंट हूँ सर, क्लास बीकॉम सेकेंड ईयर। सर मैं भी चाहती हूँ कि यूपीएससी का सर, लेकिन मेरे कोई आइडिया नहीं कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। आप पहले उसका सिलेबस मंगवाइए यूपीएससी का, उसको देखिए, उसको पूरा समझिए और फिर बात करिए हमसे। हाँ यस सर। प्रारंभिक कदम है सिलेबस की। और भी किसी महाविद्यालय से बच्चे जुड़े हैं डीबी गर्ल्स रायपुर के अलावा? और आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लें, आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अन्य किसी महाविद्यालय के बच्चे? दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, अंबिकापुर? गुड आफ्टरनून सर। सर मैं भी डीवी गर्ल्स कॉलेज से हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर में। सर मेरे को ये जानना है सर, ये बहुत लंबी जर्नी है यूपीएससी, तो उसमें मतलब मोटिवेट कैसे रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो नहीं होगा ऐसा कुछ बोलते हैं, और उसका एग्जाम भी इतना लंबा प्रोसेस रहता है कि कभी कभी ऐसा मन में आ जाता है। देखिए, आपको अपने मन में अपना हौसला तो बुलंद करके रखना पड़ेगा। हम लोग जब छोटे थे, हमारे मदर फादर हमको बचपन से ही बोलते रहते थे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। हम कभी कहते थे कि हमको एमबीए बनना है, हम कहते थे कभी हमको प्रोफेसर बनना है, विलायत जाना है। तो हमारी माता पिता हमेशा ये कहते थे पहले आईएएस बन जाओ, फिर तुम्हें जो करना है करो। तो हमारी एक एकाग्रता थी, एक हमारा दृढ़ निश्चय था कि हमको आईएएस में आना ही आना है। तो इसी तरह आप भी अपना दृढ़ निश्चय बनाकर अपने कमरे में टांग लीजिए, मुझे आईएएस बनना है, बड़े बड़े अक्षरों में बना लीजिए और उसको टाइप करके चिपका दीजिए, और उसी पर फिर आप ध्यान दीजिए, और वही अपने को सोच लीजिए कि 2 साल मुझे लगाने हैं, मुझे आईएएस बन के दिखाना है, और आप बन जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। हाँ सर, मैं मेहनत करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हूँ। बिल्कुल चिपक जाइए बिल्कुल उसको। गुड आफ्टरनून ध्यान सर। अपना इधर उधर मत बांटिए, फिर नेटफ्लिक्स और अमेज़न वगैरह को काट दीजिए अपना, उनमें टाइम मत बिताइए फिर आप। हाँ सर, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दर्शन मत करिए, में मत पढ़िए। आप सार्थक यूनिवर्सिटी में बिल्कुल व्यवहारिक जो चीजें कोर्स की हैं उनमें पढ़िए आप, और जनरल नॉलेज अपनी बढ़ाइए। मैंने पिछले बार भी कहा था, एक प्रमुख अखबार चुन लीजिए देश का, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू, और उसको पूरी बारीकी से कवर टू कवर लगभग 2 घंटे रोज बिताइए उसको समझने पढ़ने में। तब जाके आपकी जनरल नॉलेज पर इतनी पकड़ होगी कि आप हर प्रकार का सवाल आंसर कर सकेंगे। और साथ साथ मोटा सा रजिस्टर लीजिए, उसमें पिछले 5 साल की जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को उतारिए और उनके अपने खुद के नोट्स अपने हाथ से बनाइए। लैंग्वेज जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास सब्सटेंस होना चाहिए। चाहे आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में, इसकी मत चिंता करिए। लेकिन मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसका कवरेज क्षेत्र ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा गहराई तक खबर होती है। ठीक है, तो उसको आप अपना मॉडल बनाइए और आंसर्स तैयार करिए। और अगर आप इंग्लिश में नहीं, आपकी अच्छी पकड़, तो हिंदी में करिए, लेकिन कंटेंट पूरा होना चाहिए। मतलब थॉट प्रोसेस में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपकी लैंग्वेज पर नहीं देख रहा, वो आपकी तथ्यात्मक और आपकी विश्लेषणात्मक पकड़ को देख रहा है। गुड आफ्टरनून सर। हेलो जी, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ गुड आफ्टरनून सर, मैं अलका मारकंडे बोल रही हूँ फ्रॉम रायपुर। डिग्री गर्ल्स पीजी कॉलेज से मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। हेलो जी,
हाँ सर, मुझे मतलब आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मैं इसके लिए क्या करूं और इसके लिए कितना समय करना पड़ेगा, कितना समय देना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा और ज्यादा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, क्या इसके लिए आप कुछ मुझे मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको कड़ी मेहनत, लगन और एकाग्रता की आवश्यकता है, और लगभग अगर आपने 2 साल निकाल लिए इसके लिए तो आप जरूर सफल हो जाएंगी। लेकिन एक स्ट्रेटेजी की तरीके से तैयारी करिए। केवल एक किताबें, एक जना होता है किताब पढ़ता है 18 घंटे और उसी पेज को बार बार पलट के पढ़ता रहता है। एक दूसरा जना है जो उस किताब को 6 घंटे में बहुत बारीकी से समझ लेता है, जो भी आवश्यक हिस्सा है उसको पढ़ता है। तो आपको बहुत स्ट्रेटेजिक और बहुत ही बारीकी से, काबिलियत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। केवल आपने कहा कि मैं 18 घंटे पढ़ती हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। आप चाहे 10 घंटे पढ़ें, लेकिन काबिलियत से, क्लेवरली, इंटेलिजेंटली उसकी तैयारी करिए। और जैसे जैसे आपकी तैयारी होते जाए हमसे सवाल पूछते जाइए, हम आपको जहां भी मार्गदर्शन होगा देते रहेंगे। जी थैंक यू सर। पर सर मैं इसके लिए अभी मतलब कौन से बुक को अच्छे से पढूं जो मेरे लिए अच्छा हो सके? सबसे पहले तो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाइए। जैसा मैंने कहा कि अखबारों को पढ़िए। जैसे आपका दैनिक भास्कर अखबार है, तो दैनिक भास्कर अखबार का जो एडिटोरियल पेज है और एक एक जो न्यूज है देश विदेश की, वो सब आपको बारीकी से समझ लेनी चाहिए। और एक अंग्रेजी का राष्ट्रीय स्तर का अखबार पकड़ लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, और उसको बारीकी से पढ़िए। और वो जब आपकी पकड़ में आना शुरू हो जाए तब आप सोचिए कि अब आप तैयारी के लिए पहला कदम पार कर चुके हैं। जी थैंक यू ये सर। अपने आप में पर्याप्त नहीं है, लेकिन पहला कदम। यस सर। सर और अब मैं मतलब बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अभी आईएएस बनने में कितना वर्ष लगेगा, मतलब टाइम? अभी 2 साल लग जाएंगे आपको मैडम। हाँ जी थैंक यू सर। सर और मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं, मतलब अभी तो मुझे कोई गाइडलाइन करने वाले नहीं है घर में, बट मतलब मैं ही बड़ी हूँ, पढ़ाई में कर रही हूँ, तो जैसे कि मतलब यूपीएससी करना चाहती थी, फिर यूपीएससी मतलब कई लोग से पूछेंगे तो यूपीएससी करना है ये बोले, फिर दूसरे से बोला मतलब कोई पूछे तो मैं बोली कि ठीक है यूपीएससी करेंगे, फिर वो बोलते हैं कि यूपीएससी नहीं करना चाहिए, सीजीपीएससी करना चाहिए, सीजीपीएससी में जल्दी सिलेक्शन होता है, या फिर और कुछ ऐसे करके। अगर तो आप यूपीएससी की तैयारी करेंगी तो सीजीपीएससी की ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी हो जाएगी। हाँ सर, तो यही मेरे को डाउट था कि ऐसे क्यों बोलते हैं लोग। लोगों को आप में विश्वास नहीं है, इसलिए आप दिलाइए उनको अपने ऊपर विश्वास कि मैं यूपीएससी में ही पार करूंगी, सीजीपीएससी भी पार हाँ करेंगे ना। जब आप अगर आप ढीली पड़ जाएंगी और आप उनको विश्वास नहीं अपने ऊपर दिलाएंगी, तो कहेंगे भाई उसकी मत तैयारी करो, तुम पीएचडी की मत तैयारी करो, बस बीए की तैयारी करो, है ना। यस सर। लेकिन जब आप पीएचडी के लिए तैयारी करेंगी तो बीए की तो ऑटोमेटिकली होगी। यस सर। सर तो मतलब दोनों हमें पार करना होता है ना सर, यूपीएससी और सीजीपीएससी का? दोनों अलग अलग इम्तिहान है बेटे। हाँ मतलब दोनों में से एक को करना रहता है कि दोनों को करना मतलब हमारे लिए सही होता है, ये कोई सा भी आप पार कर ले, उसमें आपको उससे आपको नौकरी मिल जाएगी। अच्छा हाँ जी। इम्तिहान दोनों का अलग अलग होता है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो घनश्याम जी आज का ये कार्यक्रम फिर अपन, हेलो, आज का फिर कार्यक्रम हम समाप्त करें स्टालिन? ऑल राइट, तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर विभाग की ओर से भी आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने इतना समय हम सारे लोगों के लिए निकाला, बच्चों के बहुत सारे प्रश्नों का आपने उत्तर भी दिया और साथ ही साथ उनकी शंकाओं का समाधान भी किया। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आपका हृदय से आभार, और उन सारे बच्चों का, प्राचार्यों का, नोडल अधिकारियों का भी आभार कि आपने बच्चों को इसके साथ जोड़ा। और ये एक मुहिम है, ये एक यात्रा है जो अनंत रूप से चलती रहनी चाहिए, ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो बेहतर मुकाम की ओर जा सकें। उसके लिए हम सभी को मिलजुल कर एक प्रयास करना चाहिए, और ये प्रयास यदि कंसल्ट के द्वारा हो रहा है और इसमें उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका यदि है,
तो निश्चित रूप से इस भूमिका के तहत हम बेहतर संभावनाओं का एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इसीलिए आप सभी का हृदय से आभार और आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।